हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं सेम प्रश्नावली के तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक सबसे पहले ही मिल जाएगी। और अगर आप 9th की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हो आपको अगर आपकी मर्जी हुई तो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन में हमें कोई भी आकृति बना के नहीं दी गई है, तो आकृति हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमें ABCD एक समचतुर्भुज ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने पहले ही सारी चीज़ें जितनी हो सकती थी ड्रॉ कर ली हैं। तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखो ABCD एक समचतुर्भुज है। अब आपको समचतुर्भुज के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। PQR और यस क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। यानी कि ये जो P है AB का मध्य बिंदु, Q है BC का मध्य बिंदु, R है CD का मध्य बिंदु तथा यस है AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। यानी कि PQRS हमने इनको मिला दिया और हमें दिखाना है कि ये जो PQRS है यह एक आयत है, यह हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये त्रिभुज ABC, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो देखो हमने एक भुजा इसे ले लिया और एक भुजा इसे ले लिया। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ओके, और तीसरी भुजा के समांतर होने के साथ साथ तीसरी भुजा का आधा भी होता है। यानी कि ये BC का आधा क्या होगा, अगर हम इसे XY माने तो ये XY क्या होगा, BC का आधा होगा तथा XY जो है BC के समांतर भी होगा। ये चीज़ मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार होती है। इतना ही हम बताएंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है मध्य बिंदु प्रमेय को तो यार हमारी प्लेलिस्ट को देख लेना, त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट या फिर चाहो तो चतुर्भुज वाली प्लेलिस्ट, किसी को भी देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक मिल जाएगी तो आप देख सकते हो। हल करते समय तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया है या फिर ज्ञात है, हम लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि AB का मध्य बिंदु P है, तो AP और PB इक्वल होगा। AP इक्वल होगा किसके, PB के, ठीक है। और BC का मध्य बिंदु Q है, तो BC और QC, BQ और QC इक्वल होगा। यानी कि BQ इक्वल होगा किसके, QC के। अब साथ ही साथ ये AB जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ये AB जो है BC के बराबर है, तो AB का आधा भी BC के आधे के तो बराबर ही होगा, यानी कि ये भी बराबर होगा। तथा साथ ही साथ QC के बराबर इसी तरीके से CR भी बराबर होगा, इसी तरीके से RD भी बराबर होगा, इसी तरीके से DS भी बराबर होगा और साथ ही साथ ES भी इक्वल ही होगा, या फिर SD भी, SA भी इक्वल ही होगा। देखो ये जहाँ भी हमने टिक लगाई जिस भुजा पे, ये सारे भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अभी हम हल कर लेते हैं। दर्शाना है हमें, क्या दर्शाना है ये भी लिख लें भाई, प्रॉपर तरीके से आपको बता रहे हैं। दर्शाना है क्या, PQRS क्या है, एक आयत है, एक आयत है। और आयत दर्शाने के लिए हमें क्या दर्शाना होगा कि सामने की भुजाएं बराबर हों तथा कोई भी एक कोण समकोण हो, बस इतना ही दिखाना है। यानी कि PS को QR के बराबर दिखा दें, इसी तरीके से PQ को SR के बराबर दिखा दें तथा कोई भी एक कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई भी एक कोण अगर हम समकोण दिखा देते हैं तो हमारा तो काम हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो अभी हम हल करते हैं इसका स्टार्ट यहाँ से। हल तो खैर यहीं से स्टार्ट हो गया था। हम चतुर्भुज का विकर्ण BD खींचा हमने, ABD हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में हमें इस भुजा को इसके बराबर किसी भी तरीके से प्रूफ करना है। अभी हमने आपको बता दिया कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से
मध्य बिंदु प्रमेय से। तो देखो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये जो पी एस है त्रिभुज ए बी डी की अगर बात करें तो ये जो पी एस है वो इस भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो ये तीसरी भुजा यहाँ पे इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बी डी है, तो बी डी के समांतर होगा, और समांतर होने के साथ साथ ये जो पी एस है बी डी का आधा भी होगा। तो हमें समांतर तो दिखाने से काम चलेगा नहीं, हम किसी तरीके से बराबर दिखा दें। तो ये पी एस जो है वो बी डी का आधा होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि पी एस जो है वो समांतर होगा बी डी के, तथा क्यू आर भी समांतर होगा बी डी के, तथा क्यू आर भी समांतर होगा बी डी के। तो हमने तीनों भुजाओं को एक साथ ही लिख लिया, बाकी हमें समांतर से कोई मतलब नहीं था, दिखाएं या ना दिखाएं। तो अभी देखो पी एस जो है वो बी डी का आधा भी होगा, यानी कि तथा पी एस जो है वो 1/2 बी डी, वो बी डी का आधा भी होगा, तथा क्यू आर भी बी डी का आधा होगा, क्यू आर भी बी डी का आधा होगा। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से देखो पी एस जो है त्रिभुज ए बी डी से क्या कहते हैं पी एस इसके आधा होगा, तथा त्रिभुज बी सी डी से क्यू आर जो है इस बी डी का आधा होगा। सिंपल, बहुत ईजी है। अगर आपको फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आपको मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में नॉलेज नहीं है तो यार वीडियो पहले आप उसे देख लेना। मध्य बिंदु प्रमेय पर हमने 2 वीडियो बना रखे हैं, दोनों को आप देख लेना। तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर नॉलेज नहीं होगा तो भाई आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक, तो देखो पी एस भी इसका आधा और इसका आधा क्यू, मतलब कि क्यू आर भी इसका आधा। तो हम क्या करते हैं, तो पी एस और क्यू आर तो बराबर ही होगा ना, पी एस और क्यू आर बराबर हो जाएगा। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यानी सम्मुख भुजा का अगर हम पी क्यू आर एस की बात करें तो ये जो है ये और ये दोनों इक्वल हमने प्रूफ कर दी, पी एस जो है वो क्यू आर के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ओके, ये हमारा हुआ विकर्ण बी डी से। अभी हम विकर्ण ए सी की अगर बात करेंगे तो हमारा एस आर और पी क्यू भी समांतर, और समांतर बोल रहा हूँ, बराबर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें विकर्ण ए सी डाल देते हैं, विकर्ण ए सी। ठीक है, तो अगर हम AC विकर्ण डाल रहे हैं तो अभी आप इस BD वाले विकर्ण को भूल जाओ। तो अगर BD वाले विकर्ण को भूल जाओगे तो आपको 2 त्रिभुज फिर से मिलेंगे। पहला त्रिभुज ABC, यानी कि अगर AC विकर्ण डाल रहे हैं तो पहला त्रिभुज ABC और दूसरा ADC। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को हम लिख लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, तो देखो त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ए बी का मध्य बिंदु और बी सी का मध्य बिंदु, यानी कि ए बी सी में इस भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहे पी और क्यू, तो पी क्यू को मिलाएंगे तो ये इस त्रिभुज की ये तीसरी भुजा के समांतर होगा, तथा तीसरी भुजा का आधा भी होगा। तो हम समांतर इस बार नहीं प्रूफ करेंगे, आधे से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये जो पी क्यू है वो ए सी का आधा होगा। ठीक है, तो यानी कि पी क्यू जो है वो आधा होगा AC का। तो देखो AC को आधा दिखाने के लिए हम 1/2 कर रहे हैं, क्योंकि अगर AC को हम आधा कर देंगे तो वो PQ के बराबर हो जाएगी। तथा साथ ही साथ इस त्रिभुज की बात करें तो ADC में, तो ADC वाले में ये भी इसका मध्य बिंदु तथा ये भी मध्य बिंदु है, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो भी ये भी AC का आधा हो जाएगा, यानी कि AC का आधा ये भी क्या हो जाएगा, SR भी हो जाएगा। ओके, तो अतः PQ अगर AC का आधा है, SR भी AC के आधा है, तो हमारा PQ जो है वो बराबर हो जाएगा SR के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने दोनों भुजाओं को इक्वल प्रूफ कर लिया, यानी कि अभी इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रूफ कर लिया तथा इस भुजा को इसके बराबर तो यहाँ पे प्रूफ किया था। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम और करना है कि किसी भी एक कोण को हमें समकोण प्रूफ कर देना है, बस। अगर समकोण हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा ये जो पी क्यू आर एस है वो आयत में हो जाएगा। तो देखो इस कोण को समकोण प्रूफ कर दें, या फिर इस कोण को, या फिर इस कोण को, या फिर इस कोण को, तो किसी भी एक कोण को समकोण हम प्रूफ कर देंगे। तो देखो इसके लिए अगर हम इसी आकृति में प्रूफ करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमने विकर्ण वगैरह काफ़ी कुछ कर रखा है, तो इसीलिए हमने एक और आकृति बना रखी है। तो इस आकृति में और इस आकृति में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें जो विकर्ण डाले हैं इसमें वो विकर्ण नहीं है। ठीक है, तो अब इस आकृति को अभी हम हटा देते हैं, इस वाली को बात करते हैं। इस आकृति में हम इस कोण को समकोण प्रूफ कर देंगे, इस कोण को। ठीक है, तो अगर इसको समकोण प्रूफ कर दो या इसे किसी भी एक कोण को समकोण प्रूफ कर दो, ऑटोमेटिक वो आयत प्रूफ हो जाएगा। तो इसको समकोण प्रूफ करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इसमें इसका मध्य बिंदु AP का मध्य बिंदु यस तथा BC का मध्य बिंदु Q, यस और Q को हम दोनों मिला देंगे। देखो ये हम इस आकृति में भी कर सकते थे, ये हम यस Q को इस आकृति में भी मिला सकते थे, लेकिन इस आकृति में मिलाने से देखो कितनी भयानक आकृति बन गई। तो इसमें
कम समझ में आता है, इसमें आपको डिटेल में सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमने क्यू और एस को मिला दिया। अब जैसे ही हमने क्यू और एस को मिलाया तो हमारा ए बी और क्यू एस समांतर हो गया, यानी भुजा ए बी और भुजा क्यू एस समांतर हो गई। अभी समांतर क्यों हो गई? देखो, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो। तो देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दो रेखाओं की अगर बात करें ए बी और क्यू एस की, तो यहाँ पे भी इन दोनों बीच की दूरी और यहाँ पे भी दोनों आपस में समान है, क्योंकि ये भुजा बराबर है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल है, तो इक्वल है तो ये समांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आकृति में ये जो हमारा ए बी है वो समांतर है किसके? एस क्यू के। अब ए बी जो है वो एस क्यू के समांतर है, तथा ये पी एस जो है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तिर्यक रेखा का तो क्यू पी भी काम कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ पी एस से मतलब है, तथा पी एस तिर्यक रेखा है। तो देखो, ये रेखा ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण एकांतर कोण कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण एकांतर कोण कहलाता है। तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा ना, तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ए पी एस इक्वल होगा किसके? इस एंगल के, यानी कि पी एस क्यू के। एंगल पी एस क्यू के, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तथा अभी अगर हम बात करें त्रिभुज ए पी एस में, बस इसे यहाँ पे छोड़ दो, अब त्रिभुज ए पी एस की बात करें तो देखो कहाँ पे है ए पी एस। इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा तो इक्वल है, यानी कि ए पी जो है वो ए एस के बराबर है। ऊपर ही हमने लिखा था ए पी यहाँ पे है और ए एस कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बात करें तो ये और ये इक्वल है, यानी कि ए पी जो है वो इक्वल है ए एस के। तो अतः यह त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको कुछ याद आया होगा कि समान भुजाओं का सम्मुख कोण भी समान होता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये तथा इस भुजा का सम्मुख कोण ये, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या इक्वल होगा कि एंगल ए पी एस इक्वल होगा किसके? ए एस पी के। एंगल ए एस पी के। देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो देखो आपको एक मैजिक दिखाई दे रहा होगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल था यहाँ पे, तथा इस एंगल के बराबर ये एंगल है। तो हम ये एंगल और ये एंगल तो बराबर हो गया ना। फिर से बता रहा हूँ, देखो, इसके बराबर ये है एकांतर कोण के कारण, तथा इसके बराबर ये है समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। तो ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया। अब अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ए पी एस है, ए पी एस के स्थान पे हम पी एस क्यू लिख देंगे, क्योंकि ये ए पी एस और पी एस क्यू इक्वल है। तो ए पी एस के स्थान पे हम पी एस क्यू लिख देंगे। तो एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल ए एस पी। देखो, पी एस क्यू ये वाला प्लस ए एस पी ये वाला, ये एंगल और ये एंगल दोनों समान हो गए, ठीक है। तो हमने अगर इसे और इसे समांतर माना तो हमारा ये कोण और ये कोण इक्वल हो गया, बराबर हो गए, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी में हम आपको समझा देंगे। तो देखो, ये भुजा और ये भुजा को अगर हमने समांतर मान लिया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अगर हम इस भुजा और इस भुजा को समांतर मान लेंगे तो देखो, हाँ, अगर हम यहाँ पे लिखें कि आकृति में सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ से हमने आकृति में से लिख के जो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है ना, सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस बार एस क्यू के समांतर डी सी को दिखाएंगे। एस क्यू जो है वो समांतर है किसके? डी सी के, तथा एस आर या फिर आर एस क्या है? तिर्यक रेखा है, यानी कि एस आर तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब एस आर तिर्यक रेखा हो गई तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण के कारण। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल क्यू एस आर ये वाला इक्वल होगा किसके? डी आर एस के। एंगल डी आर एस के। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी त्रिभुज इसकी बात करेंगे, डी एस आर की। त्रिभुज डी एस आर में, तो डी एस आर में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल, भुजा को भी पहले दिखा दें कि डी एस जो है वो इक्वल है किसके? डी आर के,
तो इसी तरीके से डी एस का सम्मुख भुजा कोण ये डी आर एस, एंगल डी आर एस इक्वल होगा किसके, डी एस आर के, एंगल डी एस आर के। अभी देखो फिर से हम आपको जो चीज़ यहाँ बताए थे वही यहाँ पे भी बता रहे हैं कि देखो इस कोण के बराबर ये कोण है एकांतर कोण होने के कारण, और इस कोण के बराबर ये कोण है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गए। यहाँ पे समझ में आया तो ठीक, वरना हम यहाँ पे तो दिखाई देंगे कि हमें डी एस आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एंगल इस डी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डी आर एस को हम क्यू एस आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस डी आर एस को क्यू एस आर लिख देंगे, एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल डी एस आर। ओके, ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण इसे समीकरण 1 तो हमने मान लिया है ना, कहीं पर हमने समीकरण 1 माना है, नहीं माना है, तो हम इजी से इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, हमारे इस पेज में जगह नहीं है तो हम इस पेज में अलग से हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम लिख लेते हैं दोनों समीकरण को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल पी एस क्यू बराबर है एंगल ए एस पी के, ठीक है। समीकरण 2, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 यहाँ से देखो ये चीज़ें हमने इसमें लिख ली, तथा ये वाला समीकरण भी हम इसमें लिख लेते हैं ताकि आपको इजी से बता सकें। तो एंगल क्यू एस आर इक्वल होगा एंगल डी एस आर के, समीकरण 1 से। देखो दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसे अब हम अलग करते हैं। अब आपको ये बताओ कि ये वाली भुजा यानी कि ये पूरा कोण, कहने का मतलब ये चारों कोण को अगर हम मिला देंगे तो किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक कोण युग्म है। देख लो इस यस पे एक ही बिंदु पे देखो एक कोण, 2, 3, 4 कोण बन रहे हैं और चारों का योग 180 अंश होगा रैखिक कोण युग्म के कारण। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि एंगल ए एस पी प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल आर एस डी किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। अभी सामने जगह नहीं थी तो हमने 180 अंश से नीचे लिख दिया। तो अब देखो ए एस पी हमें ज़रूरत किसकी है, ए एस पी हमें इस एंगल की ज़रूरत है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ए एस पी के स्थान पे हम पी एस क्यू लिख देंगे। तो इस ए एस पी के स्थान पे देख लो यहाँ पे लिखा भी है, ए एस पी के स्थान पे हम पी एस क्यू लिख देंगे क्योंकि इक्वल हैं। तो हम ए एस पी के स्थान पे एंगल पी एस क्यू लिख देंगे प्लस ये पी एस क्यू ज्यों करते हैं उतर जाएगा, पी एस क्यू प्लस अब क्यू एस आर, देखो क्यू एस आर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो क्यू एस आर को तो हमें क्यू एस आर ही लिखा रहने देंगे, लेकिन आर एस डी इस एंगल को हम इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि आर एस डी चाहे डी एस आर बोलो चाहे आर एस डी बोलो, ठीक है। तो आर एस डी किसके बराबर होगा, क्यू एस आर के। तो हम यहाँ पे भी इस आर एस डी के स्थान पे एंगल क्यू एस आर लिख लेते हैं इक्वल 180 अंश। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल पी एस क्यू होगा प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल क्यू एस आर होगा। यहाँ पे एंगल का निशान नहीं लगा है तो देख लेना, क्यू एस आर इक्वल टू 180 अंश। अभी देखो दोनों में 2 है तो अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 180 अंश। तो इस 2 से 180 अंश को काट देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 90 अंश। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पी एस क्यू और क्यू एस आर कहाँ पे हैं देखते हैं, पी एस क्यू ये रहा और क्यू एस आर ये रहा। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 अंश बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल मिलके 90 अंश बना रहे हैं। तो इन दोनों एंगल को हम एंगल पी एस आर लिख सकते हैं ना, इन दोनों के स्थान पे एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 अंश। हमने देखो इस आयत में ये वाले कोण को 90 अंश प्रूफ कर दिया पी एस आर को, ठीक है, पी आर ओ वी ई डी। तो यहाँ पे हमने इस कोण को हमने प्रूफ कर दिया है। तो अतः हमारा ये जो है पी क्यू आर एस क्या है, आयत है। हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है,
आयत है। देखो हम जल्दी जल्दी आपको समअप करा देते हैं कि आयत कैसे हो गया। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर में हमने प्रूफ कर दी, तथा ये वाली भुजा इसके बराबर में प्रूफ कर दी, तथा इस कोण को हमने 90 अंश प्रूफ कर दिया, तो हमारा ये आयत ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यार वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, तो आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से देखी होगी, क्योंकि यार इसका सॉल्व भी बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक करके हम अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुई है समझने में, तो प्रॉब्लम आपको वहीं पे हुई होगी जहाँ पे आपको मध्य बिंदु प्रमेय नहीं पता है। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप लेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।